हाँ जी, कैसे हो सब लोग? सब सीरीज अच्छे से फॉलो कर रहे हो तो आपको जो बेनिफिट मिल रहा होगा वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हम कर रहे हैं लास्ट 10 ईयर पीवाईक्यू सीरीज, जिसमें हम लास्ट 10 साल के ही क्वेश्चंस देखते हैं क्योंकि वो ज्यादा हमें पैटर्न समझने में मदद करते हैं। वो ज्यादा रेलेवेंट क्वेश्चंस के बारे में हमको बताते हैं और हम उनमें से कुछ निकालते हैं एफएटीज। ये वो हमारे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स हैं जो एक बार अगर हमको समझ में आ जाए अच्छा यही टॉपिक फेवरेट है एनटीए का, तो उसे हम और पक्के तरीके से करके जाएंगे ताकि 2025 में जब वो क्वेश्चन आए तो हम बढ़िया मार्क्स सिक्योर कर सके। तो इस चैप्टर के एफएटीज की अगर मैं बात करूं जो कि आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, तो यहां पर मैं आपको बताऊं बेटा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल से। सबसे ज्यादा क्वेश्चन और सबसे ज्यादा बार रिपीटेड क्वेश्चन जो देखे गए हैं वो देखे गए हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के, तो इसको तो मैं दूंगी प्रायोरिटी नंबर 1। अब उसके सिवा 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से आ जाते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद जो सेकंड प्रायोरिटी मिलती है वो मिलती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। देखना, ये मैं किस बेसिस पर कह रही हूँ, ये मैं फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर कह रही हूँ कि बहुत ज्यादा बार मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्वेश्चन आए हैं, जिसमें आपको सारा एक्सेसरी डक्ट्स, एक्सेसरी ग्लैंड्स, एक्सटर्नल जेनिटेलिया सबकी बात हो रही है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद अगर पूछते हैं तो कभी कभी फीमेल से भी क्वेश्चन आ जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से भी क्वेश्चन आ जाता है। इफ नॉट दैट तो आपको फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन की बात जहां पर की है वहां से क्वेश्चन मिल जाएगा, और लास्ट प्रायोरिटी मिलेगी लैक्टेशन को। अगर मैं 2024 की बात करूं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल से क्वेश्चन आया था, वो तो आना ही था, ये तो देखो हाईलाइट है ही अपना, ये तो अपने को पढ़ के जाना ही है। इस चैप्टर में मैक्सिमम क्वेश्चन हार्मोन्स के अराउंड घूमते हैं, वो भी फीमेल हार्मोन्स में, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल तो आनी आनी है, वो तो आएगी। अब उसके सिवा, तो उसके सिवा प्रायोरिटी थी कि मेल से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इस बार फीमेल से आया था। उसके सिवा फर्टिलाइजेशन या लैक्टेशन से आएगा, दोनों से क्वेश्चन आया था। और बहुत छोटा छोटा टॉपिक है। लैक्टेशन में है क्या, ये जब पहला गाढ़ा दूध, उसे आप कोलोस्ट्रम कहते हो। कोलेस्ट्रम में एंटीबॉडीज होती हैं, बेबी को न्यूट्रिशन देने के लिए, इनिशियली हेल्दी रखने के लिए, ये बहुत जरूरी है। लैक्टेशन हो गया, उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। लैक्टेशन में कौन सा हार्मोन है, तो मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन में प्रोजेस्टेरोन आ जाता है, लेट डाउन हार्मोन में ऑक्सीटोसिन आ जाता है। छोटा सी चीज है, छोटी सी चीज है, और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको थोड़ी सी थ्योरी भी जरूर पढ़ा दूंगी, इसीलिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। जब हम इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे तो 2-4 क्वेश्चंस के लिए थ्योरी में आपको बता के जाऊंगी कि अगर ऐसे नहीं ऐसे पूछ लिया तो क्या आंसर होगा, वो मैं बता के जाऊंगी। इसीलिए ये सीरीज इतनी कंपैक्ट और इतनी बढ़िया है कि बस ये 10 साल के क्वेश्चन करो और 99% आपको इन्हीं में से 2025 में क्वेश्चन मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। फर्टिलाइजेशन वाले टॉपिक में कुछ बहुत ज्यादा है नहीं, थोड़ा सा क्लीवेज के बारे में बात कर रखी है, ये मुझे आपको समझाना है तो मैं एक चार्ट के थ्रू आपको जरूर समझा दूंगी। हमें सारे हार्मोन्स का पता होना चाहिए सभी फेसेस में, और इससे हर साल क्वेश्चन आता भी है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल अपने पढ़ेंगे, ठीक है? तो हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे लास्ट 10 साल के पीवाईक्यू। उससे पहले बस मैं आपको बता दूं कि अगर आप 2026-2027 के एस्पिरेंट है, 26-27 एस्पायर करें, तो आप हमारे साथ रेजिडेंशियल कैंपस में आके डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में डेडिकेटेड टीम के साथ, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ आप पढ़ाई कर सकते हैं। आनंद सर और उनकी टीम आपके लिए यहाँ पर हमेशा अवेलेबल रहती है, आपकी काउंसलिंग के लिए, आपकी डाउट सॉल्विंग के लिए, लास्ट तक आपके साथ बने रहने के लिए हमारी पूरी टीम यहाँ पर तैयार रहती है। जैसे अभी हम आपका साथ नहीं छोड़ रहे, तब भी नहीं छोड़ने वाले। आप जो भी प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, वेदर इट इज 1 ईयर प्रोग्राम, 2 ईयर प्रोग्राम, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस साइट पे जाना है। साइट का नाम है anandmoney.in। आप इस साइट पे जाइए, अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कीजिए विच इज नीट यूजी, और उसको सेव कर देना। आपको सारे बैचेस दिखने लगेंगे, चाहे वो 1 ईयर का है, 2 ईयर का है। आप क्लिक कीजिए, रजिस्टर कीजिए, सारी इंफॉर्मेशन टीचर से रिलेटेड, बैच से रिलेटेड आपको वहां पर मिल जाती है। यहाँ पर आकर हमारे साथ रहने से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो दिस इज योर नंबर 9007002666। आप इस पे कॉल कीजिए, आनंद सर की टीम के लोग उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व करेंगे, और आप यहाँ पर आकर हमारे साथ पढ़ सकते हैं। साइट मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर आप anandmoney.in लिखेंगे तो कुछ ऐसे साइट आपके पास ओपन होगी, नीट यूजी पे जाके सेव कर दीजिएगा, और आपको ये सारे बैचेस दिखाई देंगे, जिसमें एक बैच मैंने ओपन कर लिया है, ड्रॉपर क्लासरूम का है। आप 1 ईयर क्लासरूम भी देख सकते हैं। यहाँ पर जाकर बस आपको रजिस्टर करना है, 10,000 रजिस्ट्रेशन फीस, आप अपनी सीट सिक्योर कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन है, नंबर्स यहाँ पर मेंशन है, टीचर्स के बारे में मेंशन है, जो मुझे ऑलरेडी बताने की जरूरत नहीं है। आप सभी टीचर्स से इस यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी पढ़ते हैं, तो आप जानते हैं कि कंटेंट वाइज, क्वालिटी वाइज, एक्सपीरियंस वाइज आपको कोई कमी नहीं मिलने वाली है। तो रजिस्टर सून एंड वी विल सी यू हियर। और बिना टाइम वेस्ट करे हम वापस चलते हैं हमारी प्रैक्टिस पे। तो पहला टॉपिक हमारे पास है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इससे क्वेश्चन आता है, देखो सेकंड नंबर पे प्रायोरिटी मैंने इसी को दी है, तो इससे क्वेश्चन आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। सारे क्वेश्चंस इसमें कवर हो जाएंगे, पूरा टॉपिक इसमें कवर हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये हमारा पहला एफएटी है। वैसे तो ये चैप्टर ही पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका कोई भी हिस्सा छोड़ती नहीं है एनटीए, हर कहीं से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आता है, पर मेंस्ट्रुअल साइकिल तो बहुत ही पसंद है। तो कुछ हो ना हो, मेंस्ट्रुअल साइकिल आप लोग पढ़ के जाओगे, मेरी बात आप ये मान के जाओगे, आपको 2025 में जरूर काम आएगी।
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो 2023 में क्वेश्चन आया था, देखो तो फ्रीक्वेंसी इसकी हाई है, रिपीटेड ये रहता है, फ्रीक्वेंसी इसकी हाई है। आप क्वेश्चन देखो, आपको दो स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखे हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो वास डिफरेंस होती है उसको एक डक्ट मिलती है सेमिनल वेसिकल से और फिर वो ओपन करती है यूरेथ्रा में एज इजैकुलेटरी डक्ट। सही बात है ना, क्योंकि आपको पता है टेस्टिस है, टेस्टिस से रेटिटेस्टिस मतलब जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं उनसे रेटिटेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस। फिर वास डिफरेंस ऊपर एब्डोमेन में जाएगी, ब्लैडर से मूव करेगी और वहां पर उसमें ओपनिंग होगी सेमिनल वेसिकल्स की, फिर वो ओपन करेगी इनटू द यूरेथ्रा एज इजैकुलेटरी डक्ट। एग्जैक्टली यही होता है, एनसीईआरटी का डायग्राम दिमाग में याद कर लो। स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि सर्विक्स की जो कैविटी होती है इसे सर्वाइकल कैनाल कहते हैं और सर्वाइकल कैनाल और वजाइना मिलके बर्थ कैनाल बनाते हैं, क्योंकि पाचुरेशन के दौरान यहीं से बच्चा बाहर आता है। दोनों स्टेटमेंट एकदम ठीक है, पर एक फीमेल की बात कर रहा है, एक मेल की बात कर रहा है, दोनों अलग अलग है ऑफ कोर्स, है ना। तो अगर ये असर्शन रीजन होता तो बी आंसर होता कि बोथ आर करेक्ट बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। यहाँ ये असर्शन रीजन नहीं है, स्टेटमेंट है, मुझे बस बताना है कौन सा ट्रू है, तो मुझे पता है दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आया था 2019 में। आपको करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पर बताना है ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म को लेकर इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सीक्वेंस पे क्वेश्चन रिपीट होता है बेटा, तो आपके दिमाग में एक मेंटल इमेज जरूर होनी चाहिए। और क्योंकि हमें पता है सीक्वेंस से क्वेश्चन रिपीट होता है, तो मैं एक बार आपको एनसीईआरटी के थ्रू इसको रिवाइज करवा ही देती हूँ, एक बार आप देख लो, क्योंकि ये आएगा और क्या पता आप मेरी वीडियो के थ्रू ही इसको फाइनल रिवाइज कर रहे हो, तो ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो यहाँ पे बेटा आपको टेस्टिस दिख रही है, मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको पता है जहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, जो प्राइमरी ऑर्गन है वो टेस्टिस ही है। हर टेस्टिस में लोब्यूल्स बने हुए हैं, कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, कितने 250 के अराउंड। एनसीईआरटी क्या लिखती है कि 250 कंपार्टमेंट, 250 कंपार्टमेंट है, उन्हें आप लोब्यूल कहते हो, और हर कंपार्टमेंट में 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। तो ये आपके लोब्यूल है, ये एक लोब्यूल है, दूसरा लोब्यूल है, ऐसे 250 है, और हर किसी में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। ट्यूब्यूल में स्पर्म बना होगा, वो स्पर्म कहाँ गया होगा, पहले इन सबको कनेक्ट करके यहाँ पर आपके पास आता है रेटिटेस्टिस, तो स्पर्म पहले रेटिटेस्टिस में आते हैं, जब वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकलते हैं पहले रेटिटेस्टिस में आते हैं। रेटिटेस्टिस से जो नेक्स्ट स्टेप है वो है वासा इफ्रेंशिया का, वासा इफ्रेंशिया से स्पर्म्स जाएंगे एपिडिडाइमस में, फिर एपिडिडाइमस में ऊपर जाती है, वो एब्डोमेन के पास जाती है, वो जाएगी वास डिफरेंस में, वास डिफरेंस फिर यहाँ से मूव करेगा, ब्लैडर आपको दिख रहा है, ब्लैडर के आगे की तरफ आपको दिखाई देगा, उसमें एक डक्ट एंटर कर रही है सेमिनल वेसिकल से, सेमिनल वेसिकल की डक्ट भी उसमें एंटर कर रही है, और फिर वो बाहर निकलता है कॉमन यूरिनोजेनाइटल डक्ट के थ्रू इनटू दी यूरेथ्रा। बाकी ग्लैंड्स का भी सिक्रीशन दिखा रखा है, बल्बो यूरेथ्रल का भी दिखा रखा है, प्रोस्टेट का भी दिखा रखा है, तो यही पूरा सीक्वेंस होता है। अब अपने क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो टेस्टिस से शुरुआत होगी, ऑफ कोर्स, तो टेस्टिस से शुरुआत होगी, टेस्टिस से शुरुआत होगी, या कह लो टेस्टिस में जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं उनसे शुरुआत होगी। अब उसके बाद ये कह रहे हैं, हमें पता है वैसे रेटिटेस्टिस उन्होंने उसके अंदर ले लिया, ठीक है, तो पहले एपिडिडाइमस लिखा, फिर वासा इफ्रेंशिया, पहले वासा इफ्रेंशिया आती है, फिर एपिडिडाइमस आती है, फिर वास डिफरेंस आती है, तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी इन्होंने पहले एपिडिडाइमस लिख दिया, बाद में वासा इफ्रेंशिया, गलत हो जाएगा। यहाँ से रेटिटेस्टिस आया, फिर वासा इफ्रेंशिया आई, फिर एपिडिडाइमस आई, फिर वास डिफरेंस आई, फिर वो वास डिफरेंस ओपन करेगी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की सेमिनल वेसिकल की ओपनिंग उसके अंदर है, तो वो एज इजैकुलेटरी डक्ट इनटू यूरेथ्रा ओपन करती है, और यूरेथ्रल ओपनिंग को कहते हैं यूरेथ्रल मीटस। एकदम सही सीक्वेंस दे रखा है, आपको ये याद रखना है बेटा। आप ऐसे याद रख सकते हो, रेटिटेस्टिस तो टेस्टिस के अंदर है, वो अलग हो गया, फिर पहले एक वी है, बीच में एक एपिडिडाइमस है, फिर दूसरा वी है, तो ऐसे सैंडविच है, एपिडिडाइमस के दोनों तरफ वी है ना, और पहले फ्रेंशिया है, बाद में डिफरेंस है। अब ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, पर सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए, तो यहाँ पर आंसर आपके पास क्या होगा, सी। इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैंने टाइम लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा, अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा, ज्यादा आगे क्या हम, ओके तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो 2016 में आया था। इसमें से कौन सा आपको करेक्ट पाथवे बता रहा है स्पर्म्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। मैंने आपको कहा था स्पर्म्स का ट्रांसपोर्टेशन सीक्वेंस रिपीट होता है, वही रिपीट हुआ था, तो हम रेटिटेस्टिस से शुरू करेंगे, रेटिटेस्टिस से शुरू करेंगे। इफ्रेन डक्टिल्स जानते हो, वासा इफ्रेंशिया का ही दूसरा नाम है, ये वासा इफ्रेंशिया का ही दूसरा नाम है। तो बेटा पहले वासा इफ्रेंशिया, बाद में रेटिटेस्टिस तो आती नहीं है, पहले रेटिटेस्टिस आती है, तो पहले रेटिटेस्टिस आएगी, उसके बाद आपको पता है इफ्रेन डक्टिल्स यानी वासा इफ्रेंशिया आएगी, वासा इफ्रेंशिया के बाद एपिडिडाइमस आएगा, और फिर वास डिफरेंस आएगा। ये एकदम सही सीक्वेंस हमको यहाँ पर दे रखा है, आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में लास्ट 10 साल की अगर मैं बात करूं, 30 साल ना लूं, तो स्पर्म के ट्रांसपोर्टेशन से ही क्वेश्चन आया। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे चलते हैं, जिससे तो 2024 में भी क्वेश्चन आया था, तो मैंने आपको कहा था प्रायोरिटी इन्हीं को दी जाती है। देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल से तो आएगा ही आएगा, वो तो आना ही है, उसके सिवा हर टॉपिक से ऑलमोस्ट आ रहा है। मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फर्टिलाइजेशन, पार्चुरेशन, दोबारा बता रहे हो। तो यहाँ पर आपको दो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और आपको बताना है कि क्या सही है क्या नहीं सही है। तो प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ हाइमन एक रिलायबल इंडिकेटर नहीं होता वर्जिनिटी का, हम जानते हैं, बिकॉज हाइमन और बहुत रीजन से ब्रेक हो सकता है, जिसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है ना, टैम्पॉन्स का यूज करना, ये सब आ जाता है। हाइमन इज टोन ड्यूरिंग द फर्स्ट कोइटस ओनली, हाइमन सिर्फ एक ही कारण से टूटेगा,
जब फर्स्ट कोइटस होगा, दिस इज रॉन्ग। अगर ये हो रहा होता तो वो रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी होता, ऐसा नहीं है। तो स्टेटमेंट 1 जरूर करेक्ट है, बट स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स है, इसीलिए आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, ए। इतना सिंपल क्वेश्चन आया था बेटा, इतना सिंपल क्वेश्चन आया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से 2024 में। एक और क्वेश्चन आया था 2024 में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कि इसमें से कौन सा फेलोपियन ट्यूब का कंपोनेंट नहीं है। अगर मैं फेलोपियन ट्यूब की बात करूं, यहाँ पर आपके पास ओवरीज है, तो यहाँ से फेलोपियन ट्यूब शुरू हो जाती है, सबसे पास फिम्ब्री है जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, वहां से आपको इन्फेंटिबुलम मिलेगा, फिर वो जाकर आपके एम्प्यूला में ओपन कर रहा है, एम्प्यूला से आपके पास इस्थमस आ रहा है और वो ओपन कर जा रहा है यूट्रस के अंदर। इस तरीके से ही चलता है पूरा सीक्वेंस। तो हमें पता है इन्फेंटिबुलम ये तो कंपोनेंट है इसका, एम्प्यूला ये जो स्वोलन पोर्शन है ये इसका कंपोनेंट है, इस्थमस लास्ट पोर्शन है ये कंपोनेंट है, यूट्राइन फंडस यूट्रस का पार्ट होता है, यूट्रस का कंपोनेंट होता है, और यूट्रस अलग है, वो इस ट्यूब का हिस्सा नहीं है। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, सी। फिर से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2015 कैंसल में आया था, हिस्टेरेक्टोमी। बेटा ये जो हिस्टेरिक वर्ड है ये यूट्रस के लिए यूज किया जाता है, और टॉमी मतलब कट। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आप दो सर्जिकल मेथड पढ़ते हो जो कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स है, एक आप वेसेक्टोमी पढ़ते हो अगर आपको याद हो तो, एक आप वेसेक्टोमी पढ़ते हो अगर आपको याद हो तो, और एक आप ट्यूबेक्टोमी पढ़ते हो बेटा, है ना। उनका क्या मतलब है, वेसेक्टोमी में मेल्स में वैस डिफरेंस का थोड़ा सा हिस्सा कट करके टाई किया जाता है ताकि स्पर्म्स का ट्रांसपोर्टेशन ना हो सके, और ट्यूबेक्टोमी में फेलोपियन ट्यूब का एक थोड़ा सा हिस्सा कट करके टाई किया जाता है ताकि मेल के गैमेट को ट्रांसपोर्टेशन में रोका जा सके। तो टोमी का मतलब होता है कट, और ये दोनों चीजें एनसीईआरटी में है। अगर आपको लग रहा है हिस्टेरेक्टोमी नहीं है पर ये रिपीट हो सकती है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। हिस्टेरिक वर्ड यूट्रस के लिए यूज किया जाता है और टॉमी का मतलब होता है कट, तो इसमें आप सर्जिकली किसको रिमूव करते हो, यूट्रस को रिमूव करते हो। आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसके साथ हम एंटर करें गैमेटोजेनेसिस में। गैमेटोजेनेसिस से बेटा बहुत क्वेश्चन आते हैं, गैमेटोजेनेसिस से बहुत क्वेश्चन आते हैं। अगर मैंने यहाँ ऐड नहीं किया है तो गैमेटोजेनेसिस जरूर ऐड कर लो, है ना। ये फर्टिलाइजेशन लैक्टेशन से इनफैक्ट ऊपर ही, फर्टिलाइजेशन और लैक्टेशन से इनफैक्ट ऊपर ही रखेंगे इसको, ठीक है, ऊपर ही हम रखेंगे इसको। इसको आप नंबर 4 नंबर 5 दे दीजिए, यहाँ आएगा गैमेटोजेनेसिस। बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद अगर मैं बोलूँ तो गैमेटोजेनेसिस से क्वेश्चन है। गैमेट बनाना ना, मेल में स्पर्म्स बनाना, फीमेल में एग बनाना, पूरा प्रोसेस है आपके पास, और खूब क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। जैसे क्वेश्चन 2024 में भी आपके पास आया था, तो वो क्या क्वेश्चन था देखते हैं जरा। आपको करेक्ट बताना है एबीसीडी के बारे में। तो सबसे पहले आपको बता रखा है जीएनआर है, जीएनआर है जिस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये आता है हाइपोथैलेमस से, ठीक है, ये हाइपोथैलेमस से निकलता है और ये जाता है पिट्यूटरी के पास और उसे कहते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीज करो। तो पिट्यूटरी दोनों गोनाडोट्रोपिन रिलीज कर देती है, एक का नाम है एलएच, दूसरे का नाम है एफएसएच। जो एलएच के सामने होगा वो दूसरा गोनाडोट्रोपिन ही तो होगा, उसका नाम क्या होगा, एफएसएच। तो ए मेरे पास एफएसएच है जो मुझे दो ऑप्शन में दिया हुआ है, दो ऑप्शन तो मैं वैसे ही एलिमिनेट कर दूंगी। अब एलएच देखो एंड्रोजन बना रहा है, इसका मतलब मेल की बात करें क्योंकि ये टेस्टोस्टेरोन बना रहा है। तो मेल का कौन सा सेल है जिसको एलएच कहता है कि एंड्रोजन बनाओ, इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिक सेल, उन्हें हम इंटरस्टिशियल सेल या लेडिक सेल कहते हैं। तो बी आपके पास क्या हो जाएगा, लेडिक सेल। हम लेडिक सेल्स को कहेंगे, सर्टोली को नहीं कहेंगे, वो एंड्रोजन सिक्रीट करेगा जो कि आगे फिर स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन करेगा। एफएसएच जो आता है वो जाता है सर्टोली सेल्स, नरिशमेंट देने वाले सेल्स के पास। सर्टोली सेल्स ऐसे सर्टेन फैक्टर्स को सिक्रीट करता है जो स्पर्मेटोजेनेसिस में मदद करता है, ठीक है, सॉरी क्या करवाती है, स्पर्मियोजेनेसिस। मतलब अगर मैं एनसीईआरटी की लाइन देखूं तो यहाँ पर ना स्पर्म, इन्होंने फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड लिखा है, एनसीईआरटी लिखती है एलएच आया, उसने लेडिक सेल को कहा एंड्रोजन सिक्रीट करो, और एंड्रोजन ने फिर आगे जाकर स्टिमुलेट किया स्पर्मेटोजेनेसिस को, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस जिसमें स्पर्मेटिड भी बनेगा, स्पर्मेटोजोआ भी बनेगा, सब। और एफएसएच होता है वो जाता है सर्टोली सेल्स के पास। सर्टोली सेल सर्टेन फैक्टर सिक्रीट करते हैं जो कि किस में मदद करते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब जो लास्ट स्टेप है आपके पास स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का बनना, वो है ना। तो ये स्पेसिफिकली लास्ट स्टेप के लिए आता है जो कि क्या कह रहा है, स्पर्मेटिड्स का स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होना। ये लास्ट स्टेप को आप स्पर्मियोजेनेसिस कहते हो और जिसमें एफएसएच स्टिमुलेशन करता है। तो बी आपके पास लेडिक सेल हो जाएगा, वैसे तो आंसर आपके पास यहाँ पर आ ही चुका है। सी सर्टोली सेल्स हो जाएगा और लास्ट ऑप्शन डी स्पर्मियोजेनेसिस हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, सी। 2024 में आया था। अगला क्वेश्चन 2022 में आया था, इसमें से कौन से स्टेटमेंट ट्रू है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, पर वो oogenesis के लिए ट्रू नहीं है। हमें दोनों चीजें ध्यान में रखनी है, वो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ट्रू होने चाहिए पर oogenesis के लिए ट्रू नहीं होने चाहिए। देखते हैं, मजा आएगा। तो स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis दोनों हमको चेक करना है
इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स। स्पर्मेटोजेनेसिस जब होता है तब भी हैप्लॉइड गैमेट बनते हैं, oogenesis जब होता है तब भी हैप्लॉइड गैमेट बनते हैं, तो दोनों के लिए सही है। तो मुझे बार बार देखना पड़ेगा जो चीज स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए सही हो पर oogenesis के लिए गलत हो। डिफरेंशिएशन ऑफ गैमेट अकर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस, एक बार मियोसिस हो गया फिर डिफरेंशिएशन होगा, ऐसा सिर्फ स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान होता है, oogenesis में नहीं। किसकी बात करें? स्पर्मियोजेनेसिस की बात करें कि मियोसिस हो गया, स्पर्मेटिड बन गए, अब उनका डिफरेंशिएशन होगा और वो स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होंगे। ये स्पेशल फीचर सिर्फ स्पर्मेटोजेनेसिस का, oogenesis का नहीं। तो मेरा एक आंसर तो बी होने वाला है। जिस ऑप्शन में बी नहीं है उसको तो मैं पहले भी हटा सकती हूँ। मियोसिस अकर्स continuously in a mitotically dividing stem cell population। stem cell population में मियोसिस लगातार हो रहा है, ऐसा स्पर्मेटोजेनेसिस में होता है, सही बात है, पर oogenesis में लगातार नहीं चलता, वो अरेस्ट होता है। स्टार्ट हुआ एम्ब्रियोनिक स्टेज में, फिर वो जाकर अरेस्ट हो गया कि प्यूबर्टी के बाद जाकर वो कंटिन्यू होगा, और वो भी फिर रुक जाता है मेनोपॉज के बाद, है ना। तो वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है। तो ये चीज कहना कि कंटिन्यूअस है ये सिर्फ स्पर्मेटोजेनेसिस में होता है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन देखते हैं। इट इज कंट्रोल्ड बाय LH जो कि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है, और FSH बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी। तो ये तो दोनों है, ये तो दोनों है, स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis दोनों है, तो ये तो हो नहीं सकता। इट इज इनिशिएटेड एट प्यूबर्टी, ये oogenesis के लिए सही है, पर मुझे तो वो ऑप्शन ढूंढना है जो oogenesis के लिए गलत है। तो इसीलिए ना बोल बोल के टिक कर करके सॉल्व किया करो बेटा क्वेश्चन, सिली मिस्टेक कभी नहीं होगी। हमेशा अपना पेन है, पेपर है, उसको यूज करो। जब CBT मोड नहीं है तो उसका फायदा उठाओ, सर्कल करो जो चीज जरूरी है कि अच्छा मुझे क्या करेक्ट पूछा है, क्या इनकरेक्ट पूछा है। जो बच्चे कहते हैं ना सिली मिस्टेक होते हैं, उसका एक ही तोड़ है, बोल बोल के सॉल्व करो। पेन भी चलाओ, हल्का हल्का बोलो भी, तो आपकी सारी अटेंशन यही होगी, सारी कंसंट्रेशन यही होगी, और कोई भी गलती आपसे नहीं होगी। तो बी और सी हमारे पास यहाँ पर दोनों करेक्ट आ रहा था, वो मुझे ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2022 में आया था, तो गैमेटोजेनेसिस से भी खूब क्वेश्चन आते हैं। एट विच स्टेज ऑफ लाइफ oogenesis प्रोसेस इज इनिशिएटेड? तो oogenesis तो बेटा पहले तो वैसे एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये शुरू होता है, फिर ये मियोसिस 1 के प्रोफेस के डिप्लोटीन में जाकर ये अरेस्ट हो जाता है। तो शुरू तो ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही हो गया था, और हमसे तो शुरुआत यानी कि इनिशिएशन ही पूछ रहे हैं, तो आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन 2022 में आया था, 2022 में तो भरमार लगी थी भाई गैमेटोजेनेसिस से, 3 क्वेश्चन आए थे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे आपको 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। द रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। तो बेटा यहाँ ना थोड़ा सा कैच है, अगर मैं आपको NCERT रीड करवाती हूँ तो NCERT में अगर आप स्पर्मिएशन देखते हैं तो इन्होंने लिख रखा है कि स्पर्म्स बने एंड दे आर रिलीज्ड फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, उसे हम स्पर्मिएशन कहते हैं, ऐसा लिखते हैं NCERT। और हमें यहाँ पर क्या दे रखा है कि दे आर रिलीज्ड इनटू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, क्योंकि जब स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बना ना, उसका हेड अभी भी सर्टोली सेल के अंदर है, तो वहां से वो निकल के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमेन में आता है, तो हम कहते हैं इनटू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो अब देखा जाए तो NCERT के अकॉर्डिंग तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि NCERT तो मानती है कि फ्रॉम सही है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकलना उसे स्पर्मिएशन कहते हैं। यहाँ तो लिखा है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में आना उसे स्पर्मिएशन कहते हैं, लेकिन ये फैक्ट सही है, ये फैक्ट ज्यादा सही है, NCERT उल्टा गलत लिखती है। फैक्चुअली अगर मैं देखूँ ये ज्यादा सही है कि स्पर्मिएशन में वो इनटू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आते हैं, और NTA ने इसको करेक्ट माना था, इसको इनकरेक्ट नहीं माना था। तो अब रिसेंटली 1-2 साल से ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल एरियाज के अंदर फैक्ट को सही माना जाता है। ये 2024 में भी हुआ था और ये 2022 में भी हुआ था। तो अब अगर आपको कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल चीज मिलती है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो चैलेंज हो सकती है, और वहां पर फैक्ट को सही माना जाता है। स्टेटमेंट 2 देखो क्या कह रही है। स्पर्मियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म का बनना उसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस नहीं कहते। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है? ये तो सिर्फ लास्ट स्टेप है जिसमें कि आपके पास स्पर्मेटिड्स बन गए, हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बन गए, उनका आप आगे मियोसिस करो, सॉरी डिफरेंशिएशन करो, और आपको क्या मिल जाएगा? स्पर्मेटोजोआ। और आपको क्या मिल जाएगा? स्पर्मेटोजोआ। तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा? करेक्ट, सॉरी इनकरेक्ट, इनकरेक्ट है ना। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2020 में आया था। सेकेंडरी oocyte, उसका मियोटिक डिवीजन कब कंप्लीट होता है? ओव्यूलेशन से पहले, एट द टाइम ऑफ कॉप्यूलेशन, आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन, एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवम। देखो समझो, सबसे पहले आपके पास होता है oogonia, इसको रिवाइज ही कर लो, आपको आना चाहिए, बहुत सिंपल सी चीज है। oogonia आपके पास होता है 2n। ये oogonia में से कुछ सेल्स जो मियोसिस वाले रास्ते पर आते हैं उन्हें हम कहते हैं प्राइमरी oocyte। वो प्राइमरी oocyte भी कैसे होते हैं? 2n। अब उन्हें पता है उन्होंने मियोसिस करना है, उन्होंने गैमेट बनाना है, तो वो मियोसिस 1 करना शुरू करते हैं। तो वो यहाँ पे मियोसिस 1 करना शुरू करते हैं, और मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन में जाकर अड़ जाते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में। फिर प्यूबर्टी आती है, मियोसिस 1 कंप्लीट होता है और ये कन्वर्ट होता है सेकेंडरी oocyte में।
सेकेंडरी oocyte प्लस फर्स्ट पोलर बॉडी में से पी भी लिख रही हूँ, है ना। तो ये दो हमारे पास मियोसिस 1 कंप्लीट होने के बाद बनते हैं। तो 2n किस में कन्वर्ट हो चुका है, n और n। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसी सेकेंडरी oocyte के बारे में, क्योंकि इसको क्या करना है, मियोसिस 2। ये भी आगे जाके दो पोलर बॉडी में कन्वर्ट होता है, इतना एनसीईआरटी आपको बताती नहीं है, पर ये आगे जाके मियोसिस 2 करेगा, ये आगे जाके मियोसिस 2 करेगा। अब जब ये मियोसिस 2 करेगा तो इवेंचुअली क्या बनता है, ओवम और पोलर बॉडी, और क्या बनती है, पोलर बॉडी। और यही आपका मैच्योर ओवम है जिसको स्पर्म से क्या करना है, फर्टिलाइजेशन। तो ये कह रहे हैं सेकेंडरी oocyte अपना मियोसिस 2 खत्म कब करता है बेटा, ये मियोसिस 2 शुरू कर लेता है लेकिन उसके मेटाफेज में जाकर फिर अड़ जाता है। तो क्या वो ओव्यूलेशन से पहले अपना मियोसिस 2 खत्म कर चुका होता है, कंप्लीट कर चुका होता है, नहीं। अगर वो कंप्लीट कर चुका होता तो ओव्यूलेशन में जो रिलीज होता उसे सेकेंडरी oocyte ना कहते, उसे ओवम कहते। ओवम अभी नहीं बना है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ कॉप्यूलेशन, कॉप्यूलेशन में तो क्या हो रहा है, कॉप्यूलेशन में तो बस इंसेमिनेशन होगा, है ना। लेकिन मियोसिस 2 कब खत्म होता है, ये मियोसिस 2 तब खत्म होता है जब स्पर्म यहां पर आकर इसको टच करता है। न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं होता, पर स्पर्म यहां पर आकर टच करता है, फ्यूजन कर रहा है, उसने टच किया अभी ओवम को, तो उसके अंदर ये सेकेंडरी oocyte कंप्लीट हो जाता है। उसने टच किया सेकेंडरी oocyte को तो उसमें मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाता है, ओवम बन जाता है। और फिर जब ओवम बन चुका है, ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस आपके पास तैयार है, इससे जाकर स्पर्म का न्यूक्लियस फ्यूजन करता है और आपको मिल जाता है जाइगोट। तो आई होप आपको ये दोनों बातें क्लियर हो जाएं। मियोसिस 1 कब खत्म होता है, प्यूबर्टी पर वो रीस्टार्ट होकर खत्म होता है। मियोसिस 2 कब खत्म होता है, जब स्पर्म टच करता है सेकेंडरी oocyte को, तो वो फ्यूजन के दौरान स्पर्म ओवम के जब पास आता है तब मियोसिस 2 खत्म होता है, फिर जाकर एक्चुअली न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2018 में हमारे पास आया था। द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। देखा जाए तो इन्हीं दोनों चीजों पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, राइट। स्पर्मियोजेनेसिस आप जानते हो स्पर्मेटोजेनेसिस से कैसे अलग है, क्योंकि ये सिर्फ लास्ट स्टेप है, ये सिर्फ लास्ट स्टेप है जिसमें स्पर्मेटिड्स किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, स्पर्मेटोजोआ में। और स्पर्मिएशन क्या है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी की जो स्पर्म्स बन गए दे आर रिलीज्ड फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, उनका रिलीज होना स्पर्मिएशन है। अब आप देखो पहले ऑप्शन में हमें कह रहे हैं कि स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्मेटिड्स बनते हैं, नहीं बेटा, स्पर्मियोजेनेसिस में जिसको कौन स्टिमुलेट करती है, एफएसएच स्टिमुलेट करती है, इसके अंदर आपके पास जो स्पर्मेटिड्स होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं स्पर्मेटोजोआ में, वो कन्वर्ट होते हैं स्पर्मेटोजोआ में। तो क्या स्पर्मेटिड्स बने, नहीं, ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्मेटोजोआ बनते हैं, बिल्कुल सही बात है, स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। प्लीज इसको रिवाइज कर लो, ये आएगा, रिपीट होगा। और स्पर्मिएशन में स्पर्मेटिड्स बनते हैं, तो ये भी आपको पता है गलत लिखा हुआ है, स्पर्मिएशन में कुछ नहीं बनता, बस रिलीज हो रहे होते हैं स्पर्म्स, तो ये भी गलत है। स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्मेटोजोआ सर्टोली सेल से रिलीज होते हैं, नहीं बेटा, स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म बनने का प्रोसेस है, रिलीज नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्मेटोजोआ बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं, जबकि स्पर्मिएशन में जो स्पर्मेटोजोआ है वो रिलीज होते हैं सर्टोली सेल से, ये बात हुई ना करेक्ट, ये बात हुई ना करेक्ट, इनटू द कैविटी ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, फ्रॉम द सर्टोली सेल इनटू द कैविटी ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, एकदम सही, एकदम फैक्ट की बात लिखी हुई है, ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि वो सर्टोली सेल से रिलीज होकर इनटू द कैविटी आते हैं। गलती तो आपकी एनसीईआरटी करती है जब वो लिख देती है फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, उसको लिखना चाहिए फ्रॉम द सर्टोली सेल। इस क्वेश्चन में एकदम सही फैक्ट लिखा हुआ है, इट इज रिलीज फ्रॉम द सर्टोली सेल्स इनटू द कैविटी, आप भी इसी फैक्ट को सही मानना। तो अगर हमें ऐसा भी लग रहा है ना कि यार 2022 में अचानक से फैक्ट क्यों मान लिया था, तो देखा जाए तो 2018 का क्वेश्चन रिपीट हुआ था, तो आप पीवाईक्यू की रिपीट की पावर देख रहे हो, बस पूछने का तरीका अलग था। 2018 में वो एक्चुअल फैक्ट जिसको एनटीए सही मानता है वो बता चुके थे, बस उसको उन्होंने रिपीट किया था 2022 में। तो कहीं ना कहीं हमें पता है हमेशा हमेशा पीवाईक्यूज में हिंट मिलेंगे, इसीलिए इनको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो 2015 में आया था, इसमें से कौन सा लेयर है एंट्रल फॉलिकल। एंट्रल फॉलिकल आप जानते हो टर्शरी फॉलिकल को कहते हैं, क्योंकि उसमें कैविटी बन चुकी होती है जिसका नाम एंट्रम होता है। तो टर्शरी फॉलिकल का ही दूसरा नाम एंट्रल फॉलिकल होता है। और एंट्रल फॉलिकल पे आपके पास ग्रेन्युलोसा सेल भी है, थिका इंटरना भी है, थिका एक्सटर्ना भी है ना। और सेकेंडरी oocyte है, तो सेकेंडरी oocyte के बाहर, क्योंकि टर्शरी फॉलिकल में सेकेंडरी oocyte बन जाता है, तो सेकेंडरी oocyte के बाहर जोना पेल्यूसिडा भी आ जाती है। अब यहाँ पे जोना पेल्यूसिडा भी आ चुकी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जोना पेल्यूसिडा भी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जोना पेल्यूसिडा भी है। और इतनी दूर नहीं बनानी चाहिए, खैर थोड़ा सा अपने इसको पास बना सकते हैं, एक तो मुझसे ना ये दिक्कत हमेशा हो जाती है, हाँ तो इस तरीके से है। और इसके बाहर यहाँ पर बहुत सारे ग्रेन्युलोसा सेल्स भी हैं, मतलब मल्टीपल लेयर में ग्रेन्युलोसा सेल है, काफी सारी लेयर में, अरे रे 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 हाँ और उसके बाहर थिका इंटरना और थिका एक्सटर्ना भी है। आपसे पूछ रहे कौन सी ए सेल्यूलर है जिसमें सेल नहीं है, ए सेल्यूलर ए की मेम्ब्रेन होती है जोना पेल्यूसिडा, वो ए की होती है जोना पेल्यूसिडा, इस बात को याद रखिएगा, आंसर होगा बी।
फिर 2015 कैंसर पेपर में क्वेश्चन आया था कि इसमें से कौन से सेल गैमेटोजेनेसिस के दौरान डिप्लॉयड होते हैं। तो शुरुआत होती है स्पर्मेटोगोनिया से। स्पर्मेटोगोनिया 2n ही है सारे, क्योंकि उनमें मियोसिस शुरू नहीं हुई होती। फिर उनमें से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिसाइड करता है कि मैं मियोसिस करूंगा। तो अगर इसमें से किसी ऑप्शन में याद रखना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी हो बेटा, चाहे वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हो चाहे वो प्राइमरी oocyte हो, प्राइमरी वो होता है जो सबसे पहली बार डिसाइड करता है कि मैं मियोसिस करूंगा। मेरी ये बात याद रखना, जब कभी आपको एग्जाम में प्राइमरी वर्ड दिखाई दे, प्राइमरी तो वो है जो डिसाइड कर रहा है इतने सारे स्पर्मेटोगोनिया में से, इतने सारे उगोनिया में से कि चलो हम चलते हैं, हम मियोसिस करेंगे। तो ये खुद डिप्लॉयड ही है। अगर ऑप्शन में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता वो भी डिप्लॉयड होता, लेकिन ये आगे जाकर अब मियोसिस करता है। चाहे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है चाहे प्राइमरी oocyte है, ये आगे मियोसिस करते हैं। तो जब इनसे सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है ना, जिसे आप चाहे तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कह लो चाहे तो सेकेंडरी oocyte कह लो, वो फिर एन हो जाते हैं, वो फिर एन हो जाते हैं। तो सेकेंडरी पोलर बॉडी कैसी होने, पोलर बॉडी तो सारी मियोसिस के बाद ही बनती है। जो प्राइमरी पोलर बॉडी है वो मियोसिस 1 से बनती है, सेकेंडरी पोलर बॉडी है मियोसिस 2 से बनती है। मैंने आपको अभी डायग्राम में ये चीज दिखाई। ये प्राइमरी पोलर बॉडी है, मियोसिस 1 के बाद बनी है। ये सेकेंडरी पोलर बॉडी है, मियोसिस 2 के बाद बनी है। सॉरी, ये सेकेंडरी पोलर बॉडी है, मियोसिस 2 के बाद बनी है। तो वो दोनों तो कैसी होने वाली है, हैप्लॉइड। पोलर बॉडी तो हमेशा कैसी होती है, हैप्लॉइड। स्पर्मेटिड्स कब बनते हैं, पूरा मियोसिस 2 खत्म होने के बाद। तो ये भी कैसे होते हैं, हैप्लॉइड। तो डिप्लॉइड तो एक ही है, आंसर होगा ए। तो याद रखना डिप्लॉइड अगर कभी क्वेश्चन आ जाए, एक ऑप्शन यहाँ पर है, एक मैं बता रही हूँ, या तो गोनिया ढूंढना, स्पर्मेटोगोनिया oogonia, या फिर प्राइमरी ढूंढना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट प्राइमरी oocyte, वो भी डिप्लॉइड होते हैं। आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल हमें अच्छे से रिवाइज करनी है, हमें अच्छे से सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत रिपीट होता है बेटा, ये बहुत रिपीट होता है। मैं आपको पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल का कर्व यहाँ पर दिखाई देती हूँ। हम एनसीईआरटी फटाफट से रिवाइज कर ही लेते हैं तो हमारा भला होगा। आप एक बार ये कर्व देख लो। मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको पता है किस तरीके से चलती है। तो दिन है 28 दिन है, उनको कैसे डिवाइड किया जाता है। पहले 5 दिन बताए जाते हैं ब्लीडिंग फेज की, मेंस्ट्रुएशन चलेगा। फिर 5 से लेकर 14 तक आप मान लो, या 13 के एंड तक आप मान लो, फोलिकुलर फेज चलता है, प्रोलिफरेटिव फेज चलता है, क्योंकि इसमें आपकी यूट्रस सोच रही है कि शायद बच्चा आएगा, शायद बच्चा आएगा जिसको मुझे रखना है जी। तो हमें क्या लग रहा था, मतलब हमारी यूट्रस को क्या लग रहा था कि बच्चा आएगा तो तैयारी करनी है। तो वो अपनी एंडोमेट्रियम की थिकनिंग कर रहा था। अब एंडोमेट्रियम की थिकनिंग करने के लिए कौन मदद कर रहा है, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन मदद कर रहा है, मेजरली ईस्ट्रोजन, क्योंकि उसी टाइम यूट्रस जब डेवलप कर रहा है तो ओवरी में क्या चल रहा है, ओवरी में फॉलिकल डेवलप हो रहा है। आपका सेकेंडरी फॉलिकल है, टर्शरी फॉलिकल है, उससे ओव्यूलेशन होना है, तो फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं। ओके, अब दिक्कत नहीं होगी हमको, हम देखते हैं फटाफट से। तो हम ओवरी को देख रहे थे, है ना, ये हमारे पास डेवलपिंग फॉलिकल्स आ रहे थे सारे, और मैं आपको वही बता रही थी बेटा कि इन डेवलपिंग फॉलिकल्स से रिलीज हो रहे हैं आपके पास ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, है ना। और जब ओव्यूलेशन हो जाती है, वो होती है 14th डे पे, तो उसको हम बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज। वो ओव्यूलेशन कराने के लिए जस्ट पहले जो एंटीरियर पिट्यूटरी के आपके 2 हार्मोन है, उसमें से LH एकदम पीक लेता है, FSH भी है, पर हम LH की पीक ज्यादा देखते हैं तो उसको LH सर्ज कहते हैं। तो ये 2-3 जरूरी चीजें होती है कि ठीक है FSH LH दोनों हाई हैं, क्योंकि जब वो हाई हैं तभी वो रिस्पेक्टिव काम करवाएंगे ओवरी के अंदर। जैसे FSH ओवरी में फॉलिकल की डेवलपमेंट करवा रहा है, LH मेजरली ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जैसे जैसे ये फॉलिकल डेवलप हो रहे हैं, ये रिलीज करते हैं ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, और वो दोनों जाते हैं यूट्रस पर उसको मेंटेन करने। तो उसकी डेवलपमेंट करवा रहे हैं ना, इसलिए उसे फॉलिकुलर फेज कहते हैं। और उस फॉलिकुलर फेज में प्रोलिफरेट कर रही है आपकी एंडोमेट्रियम, तो उसे प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं। फिर LH का सर्ज आता है, सर्ज आने से ओव्यूलेशन होता है, आपका सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है, उसे कहते हैं ओव्यूलेशन। वो रिलीज होने के बाद जो आपकी ओवरी है उसमें बचे हुए फॉलिकल्स कन्वर्ट हो जाते हैं कॉर्पस ल्यूटियम में, और ये कॉर्पस ल्यूटियम भर भर के सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरॉन, इनिबिन, है ना। तो ये बहुत सारा प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट कर रहा होता है। तो जब बहुत ज्यादा प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होता है तो हमारे यूट्रस की ग्रोथ देखो कितनी ज्यादा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ओवरी में मेजर एक कॉर्पस ल्यूटियम ही रह जाता है, इसलिए इस फेस को ल्यूटियल फेस कहते हैं। साथ में इस फेस को इसलिए सिक्रीटरी फेस भी कहते हैं। प्रोजेस्टेरॉन खूब सिक्रीट हो रहा है, एंडोमेट्रियम खूब मेंटेन हो रहा है। अब FSH LH का उतना काम नहीं है, वो धीरे धीरे यहाँ पर आकर कम हो जाएंगे। अब उनको वापस से बढ़ना है जब नई मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होगी। तो यहाँ पर जब आपका एंडोमेट्रियम पूरा प्रोलिफरेट हो चुका है, कॉर्पस ल्यूटियम भर भर के आपको प्रोजेस्टेरॉन दे रहा है। यहाँ पर आप पीक देखना, प्रोजेस्टेरॉन स्टार्टिंग में इतना नहीं है क्योंकि जरूरत नहीं है। प्रोजेस्टेरॉन P से शुरू होता है, P से प्रेगनेंसी शुरू होती है। प्रोजेस्टेरॉन को प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन कहते हैं। तो जब एक बार ओव्यूलेशन हो गया, अब आपकी बॉडी को लग रहा है कि प्रेगनेंसी होगी, तो वो खूब प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करती है बाय कॉर्पस ल्यूटियम, तो उसका एक ही पीक बनता है। FSH LH की बात करूं तो इन दोनों का पीक आपको ओव्यूलेशन से पहले दिखेगा, लेकिन ईस्ट्रोजन की बात करूं तो एक पीक आपको पहले, एक पीक आपको बाद में। तो ईस्ट्रोजन अकेला है जिसकी 2 पीक्स बनती हैं, थोड़ा सा ओव्यूलेशन से पहले भी बनती है और एक ल्यूटियल फेस में भी बनती है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम भी ईस्ट्रोजन सिक्रीट कर रहा है।
तो अगर मैं ल्यूटियल फेज की बात करूं तो मुझे दोनों ही ज्यादा दिख रहे हैं, प्रोजेस्टेरॉन भी दिख रहा है, मुझे ईस्ट्रोजन भी दिख रहा है, अच्छे खासे दिख रहे हैं। अब ये प्रेगनेंसी के लिए पूरा तैयार है, पर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो इसको दोबारा से शेड होना होगा, सारी जो तैयारी हुई है उसको दोबारा से शेड होना होगा, और वो तब होता है जब ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन जिन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ था उनमें डिप आती है, उनमें डिप आती है, वापस से यहाँ से ब्लीडिंग शुरू होती है, फिर से नई फॉलिकुलर डेवलपमेंट करनी है, फिर से नया एफएसएच एलएच आएगा। तो देखो चार चीजें हैं, दो हार्मोन है एफएसएच और एलएच, दो हार्मोन है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ओवरी के हार्मोन है क्योंकि फॉलिकल से सिक्रीट हो रहे हैं। एफएसएच और एलएच पिट्यूटरी के हार्मोन है, वो गोनाडोट्रोपिन है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट कर रही है। एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा फेज के नाम के बेसिस पे, तो याद रखना पहले 5 दिन मेंस्ट्रुएशन, 5 से 14 तक फॉलिकुलर या प्रोलिफेरेटिव, फिर 14 पे ओव्यूलेशन हो गया, 15 से लेकर एंड तक ल्यूटियल या सिक्रीटरी। बहुत इजी है। आपसे पूछा जाएगा पीक, तो एलएच की पीक आती है ओव्यूलेशन से पहले, और एफएसएच की वहीं पर भी छोटी सी पीक आपको दिखाई देगी। ईस्ट्रोजन अकेला हार्मोन है जिसकी 2 पीक होती है, एक आपको प्रोलिफेरेटिव और एक आपको ल्यूटियल, दोनों फेज में दिखती है, और प्रोजेस्टेरॉन सबसे ज्यादा ल्यूटियल फेज में होता है, उसकी तभी एक पीक बनती है। ये 4-5 चीजें भी आपने याद कर ली ना, आप सारे क्वेश्चन मेंस्ट्रुअल साइकिल के सही करोगे। तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। ऑफ कोर्स 2024 में क्वेश्चन आया था, वो तो आना ही था। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमें, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, ठीक है, 2 स्टेटमेंट दे रखी है, एक को असर्शन दूसरे को रीजन कह रखा है। ओके जी, असर्शन कह रहा है एफएसएच जो होता है वो ओवरियन फॉलिकल्स के पास जाता है फीमेल में, और लेडिक सेल के पास जाता है मेल में। आपने मेल वाला भी देखा है बेटा, एल से लेडिक सेल, एल से एलएच, एलएच जाता है लेडिक सेल के पास। प्लीज याद रखना मेल में जो एलएच है वो लेडिक सेल के पास जाता है, जिसे इंटरस्टिशियल सेल भी कहते हैं, जो 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में होता है। ये मैं किस में बात कर रही हूँ, ये मैं मेल में बात कर रही हूँ। प्लीज ये सारे एफएटीज यहीं पे रिवाइज कर लो। और दूसरा आपके पास गोनाडोट्रोपिन कौन सा होता है, एफएसएच होता है। तो एफएसएच किसके पास जाता है, सर्टोली सेल के पास जाता है। ये दोनों बातें होती हैं मेल में। वहीं में अगर आपको फीमेल रिवाइज करवाऊं तो फीमेल में बेटा एफएसएच कहाँ जाएगा, अब आप मुझे खुद बताओ। एफएसएच की फुल फॉर्म होती है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो वो फॉलिकल बनाने जाएगा ना, तो वो ओवरी में फॉलिकल्स के पास जाएगा, वो ओवरी में फॉलिकल्स के पास जाएगा, क्योंकि उसको फॉलिकल्स की डेवलपमेंट करवानी है, कह लो प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, ये सब बनाने का काम कर रहा होगा। और वहीं वहां पर अगर मैं एलएच की बात करूं तो वो तो ओव्यूलेशन करवाता है, वो लास्ट में जाकर ग्राफियन फॉलिकल के पास जाता है ओव्यूलेशन करवाने। यहां हमें कह रहे हैं एफएसएच फॉलिकल के पास जाएगा, बिल्कुल जाएगा, लेकिन क्या फीमेल में एफएसएच, सॉरी मेल में एफएसएच लेडी के पास जाएगा, नहीं, वहां पर ये हो जाएगा गलत। जो ग्रोइंग ओवरियन फॉलिकल होती है वो ईस्ट्रोजन सिक्रीट करती है फीमेल में, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन आप जानते हो। लेकिन जो इंटरस्टिशियल सेल होते हैं बेटा, इंटरस्टिशियल सेल लेडिक सेल ही है, एक ही बात है, एक ही बात है। तो जो लेडिक सेल है वो एंड्रोजन बनाते हैं मेल में, ये बात बिल्कुल ठीक है। जो लेडिक सेल्स होते हैं ये एंड्रोजन बनाते हैं, और जो सर्टोली सेल्स होती हैं ये सर्टेन फैक्टर्स बनाती हैं, ये सर्टेन फैक्टर्स बनाती हैं, ये बात याद रखना, ठीक है, ये सर्टेन फैक्टर्स बनाती हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट ठीक है, तो असर्शन हमारे पास फॉल्स है, रीजन हमारे पास ट्रू है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2020 में आया था, तो ये वाला हमने कब देखा है, 2024 में, फिर 2020 में। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल विल कॉज रिलीज ऑफ ओवम, जो मैं आपको फ्रीक्वेंसी बता रही हूँ वो 30 साल के बेसिस पर बता रही हूँ कि मेंस्ट्रुअल साइकिल से क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब क्वेश्चन देखो, इसमें से कौन से हार्मोन की वजह से ओवम का रिलीज होता है फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल, यानी ये आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं बेटा, ये आपसे और कुछ नहीं ओव्यूलेशन जानना चाह रहे हैं कि किसकी वजह से ओव्यूलेशन होता है। तो ओव्यूलेशन एलएच सर्ज की वजह से होता है। तो पहली चीज तो मैं ऑप्शन में क्या ढूंढूंगी कि कहां पर एलएच सर्ज लिखा हुआ है, तो एलएच यहाँ लिखा हुआ है और एलएच लो लिखा हुआ है, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि एलएच सर्ज से ही ओव्यूलेशन होगा। दूसरा मुझे पता है उस दौरान एफएसएच भी थोड़ा सा हाई था, ठीक है, लेकिन एफएसएच भी मेरे पास लो लिखा हुआ है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। और क्या हाई होगा, ईस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन, तो अब आप मेरे को खुद बताओ। प्रोजेस्टेरॉन की पीक हमने कहां देखी थी, एकदम लास्ट में ल्यूटियल फेज में, ओव्यूलेशन के बाद। और क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, ओव्यूलेशन करवाना है, ओव्यूलेशन से पहले कहीं पर भी दूर दूर तक भी प्रोजेस्टेरॉन हाई था, नहीं था, लेकिन ईस्ट्रोजन की पीक तब भी थी, ईस्ट्रोजन की पीक ओव्यूलेशन से पहले भी थी, तो हाँ ईस्ट्रोजन भी उस दौरान हाई होता है, मैं उसको प्रायोरिटी दे दूंगी, आंसर हो जाएगा ए। मतलब अगर आप वो एक ग्राफ समझ लेते हो ना, ये एनसीईआरटी वाला, आप कोई क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आपने एक बार मेरे साथ वो ग्राफ अच्छे से समझा होगा तो आई एम श्योर हर बच्चे ने ये वाला क्वेश्चन सही किया होगा, और 2025 में भी आप सही करोगे, ये मेरी गारंटी है, आप करोगे। नो न्यू फॉलिकल डेवलप इन ल्यूटियल फेज, ल्यूटियल फेज में कोई फॉलिकल नहीं बनता, बिल्कुल सही बात है। फिर से ग्राफ देखो, सारे फॉलिकल यहाँ बन गए, तो ल्यूटियल फेज में जी क्या हो रहा है, ये रहा ना आपका ल्यूटियल फेज, इसमें क्या हो रहा है, फॉलिकल रप्चर हो चुका है, कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा है, कोई फॉलिकल नहीं बन रहा। तो कोई भी नया फॉलिकल ल्यूटियल फेज में नहीं बनता, आपसे पूछ रहे क्यों नहीं बनता, ठीक है। अच्छा, तो पहला रीजन दे रहे हैं, फॉलिकल डू नॉट रिमेन इन दी ओवरी आफ्टर ओव्यूलेशन, भी ओव्यूलेशन होने के बाद फॉलिकल जैसा कुछ बचा ही नहीं ओवरी में, ऐसा तो नहीं है, ग्राफिन फॉलिकल था वो रप्चर हुआ है,
पर फॉलिकल दोबारा बन सकता है, वो तो सेल से ही बना है। तो ये कह देना कि ओव्यूलेशन हो गया, अब फॉलिकल बचा ही नहीं, ये तो गलत है। मैं अभी बाकी ऑप्शन भी रीड करूंगी, पर आपके दिमाग में तो कोई आंसर आ रहा होगा ना कि क्यों कोई नया फॉलिकल नहीं बनता, क्योंकि फॉलिकल की डेवलपमेंट करवाता कौन है, एफएसएच और एलएच, ये दोनों आए थे इनिशियली, जिसमें एफएसएच मेजरली फॉलिकल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और एक बार अगर जरा पीक देखो तो एफएसएच एलएच पहले हाई होते हैं, लेकिन ल्यूटियल फेस में वो कम हो जाते हैं। ये थोड़ा सा हाई आपको एफएसएच दिख रहा है, ये भी तब होता है जब क्योंकि नई मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होनी है। तो एफएसएच पहले हाई था, लेकिन फिर वो लो हो जाता है, और लो एफएसएच के अंदर फॉलिकल डेवलपमेंट नहीं होती, वो दोनों चीजें लो रहती हैं, ठीक है। तो आंसर वैसे वो होना चाहिए, पर हम सारे ऑप्शंस रीड कर लेते हैं। एफएसएच लेवल आर हाई, अगर हाई होता तो भाई बना देता फॉलिकल, तो ये तो नहीं है। एलएच आर हाई, पहली बात हाई है नहीं, और वो भी आंसर नहीं होगा। दोनों लो हैं, दोनों का जो कंसेंट्रेशन है वो उस दौरान कम चल रहा है, इसीलिए फॉलिकल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको मैच द फॉलोइंग करना है। प्रोलिफेरेटिव फेस का दूसरा नाम फॉलिकुलर फेस होता है, सेक्रेटरी फेस का दूसरा नाम ल्यूटियल फेस होता है, मेंस्ट्रुएशन में एंडोमेट्रियम लाइनिंग ब्रेक करती है। तो ये 2-3-1 हो जाएगा ना बेटा, ये 2-3-1 हो जाएगा। आंसर आपके पास क्या आएगा, सी आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, changes in GnRH pulse frequency in female is controlled by circulating levels of। बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल में हार्मोन जरूरी हैं, एक तो मैंने आपको यहाँ से सिखा दिया कि कैसे करना है, एक मैं यहाँ पे आपको फीडबैक मैकेनिज्म भी समझा देती हूँ। देखो ये आपके पास होती है पिट्यूटरी, एक बार ये दोनों चीजें आप कर लोगे तो फीमेल रिलेटेड आप सारे क्वेश्चन कर लोगे। और पिट्यूटरी से ऊपर आपके पास है हाइपोथैलेमस, ठीक है, कौन है हमारे पास, हाइपोथैलेमस। अब हमारा हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है क्या, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है GnRH। ये जाता है पिट्यूटरी के पास, और पिट्यूटरी को कहता है कि प्लीज, उसको स्टिम्युलेट करता है कि आप सिक्रीट कीजिए गोनाडोट्रोपिन्स, आप रिलीज कीजिए, क्योंकि उसके नाम में ना रिलीजिंग हार्मोन, तो वो कह रहा है आप रिलीज कीजिए। और ये गोनाडोट्रोपिन कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं एक एफएसएच, दूसरा होता है एलएच, आप ये बात जानते हो। ये एफएसएच और एलएच फिर कहाँ जाते हैं, आपके ओवरी के पास, और आपके ओवरी को अलग अलग काम करने के लिए कहते हैं। जैसे मेजरली आप जानते हो एफएसएच फॉलिकल की डेवलपमेंट करवाता है, और एलएच की जब पीक आती है तो वो ओव्यूलेशन करवाता है। तो आपकी ओवरी में क्या बननी शुरू हो जाती है, फॉलिकल्स बननी शुरू हो जाती हैं। अगर मैं एफएसएच की बात करूं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अगर मैं एफएसएच की बात करूं तो वो सीधा जाकर कहता है कि फॉलिकल्स की डेवलपमेंट करवाओ। और एलएच का मेजर काम तब आता है जब होनी होती है ओव्यूलेशन, इसका मेजर काम तब आता है जब ग्राफिन फॉलिकल का रप्चर करवा के क्या करवाना होता है, ओव्यूलेशन। अच्छे से समझ जाओ। तो दोनों ओवरी के पास जा रहे हैं, दोनों अपना अपना काम करवाने ओवरी में जा रहे हैं, है ना। एक कह रहा है कि फॉलिकल को डेवलप कर लो, और दूसरा क्या कह रहा है कि ओव्यूलेशन करवा लो। बढ़िया बात है। अब जब ये फॉलिकल्स डेवलप हो रही होती हैं, तो ये फॉलिकल्स डेवलप होने पर कुछ हार्मोन्स को सिक्रीट करती हैं। दो मेजरली हार्मोन्स इसके अंदर आते हैं, एक आपके पास आता है ईस्ट्रोजन, ठीक है, ईस्ट्रोजन, और दूसरा आपके पास आता है इनहिबिन, ठीक है, कि अगर ज्यादा कहीं हो जाए कोई काम तो उसको रोकने वाला भी तो होना चाहिए ना, बढ़ाने वाला भी होना चाहिए, तो रोकने वाला भी होना चाहिए। तो वो ईस्ट्रोजन को सिक्रीट कर रहा है। अब ईस्ट्रोजन आपको पता है कि वो आगे जाता है यूट्रस के पास, आप जानते हो कि वो आगे जाता है यूट्रस के पास, यूट्रस में प्रोलिफरेशन करना है, फॉलिकुलर डेवलपमेंट करनी है, वो सब कर रहा है। और जहां ओव्यूलेशन होता है, ग्राफिन फॉलिकल रप्चर करता है, तुरंत आप जानते हो एक स्ट्रक्चर बनता है आपकी ओवरी में जिसको कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। और ये कॉर्पस ल्यूटियम बेटा 4 हार्मोन बनाता है। ये ईस्ट्रोजन भी बनाता है, क्योंकि उसकी जरूरत अभी भी पड़ेगी प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए। ये प्रोजेस्टेरोन भी बनाता है, क्योंकि अब मेजर जो प्रेगनेंसी वाला हार्मोन है वो तो वही है, तो उसकी तो जरूरत पड़नी ही पड़नी है। मैं पूरे सिस्टम को यहाँ ले आती हूँ आपके लिए। अरे 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 अरे, इतना मत हिलाइए भाई, पूरा ले लेते हैं हम, पूरा ही ले लेते हैं हम, ताकि आप देख सकें अच्छे से। और इसको रीसाइज कर लेते हैं, रीसाइज कर लेते हैं, आपको बढ़िया तरीके से दिखाई देगा। अब यहाँ तक आप सारी चीजें देख लो। आपके पास एक हाइपोथैलेमस था, उसने पिट्यूटरी को कहा कि रिलीज करो, पिट्यूटरी ने गोनाडोट्रोपिन रिलीज करे। हाइपोथैलेमस ने कौन सा रिलीज किया, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, देखते जाना। उसने पिट्यूटरी को कहा गोनाडोट्रोपिन रिलीज करो, गोनाडोट्रोपिन रिलीज हुए। एफएसएच का नाम होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो ओवरी में फॉलिकल्स को कहता है कि तुम डेवलप करो। फॉलिकल डेवलप होते हैं तो वो साथ में ईस्ट्रोजन रिलीज करते हैं, और ईस्ट्रोजन जाता है यूट्रस पे, उसका काम, उसको बोला गया यूट्रस पे जाओ, यूट्रस को प्रोलिफरेट करवाओ। और साथ में इनहिबिन भी है, जो रोकने का काम करता है, जो रोकने का काम करता है कि कहीं ज्यादा हो जाए तो हमें उस चीज को रोकना भी है, कोई हार्मोन ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ एलएच का काम होता है ओव्यूलेशन करवाना। ओव्यूलेशन करवाने से एक स्ट्रक्चर बनता है कॉर्पस ल्यूटियम, वो 4 हार्मोन बनाता है, ईस्ट्रोजन बनाता है, प्रोजेस्टेरोन बनाता है,
पाचुरेशन के दौरान रिलैक्सिन बनाता है और लास्ट हार्मोन वो भी इनहिबिन बनाता है। इनहिबिन की जरूरत बकायदा पड़ने वाली है। अब ये जो आपके पास दोनों हार्मोन्स हो गए, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, कॉर्पस ल्यूटियम ने भी बनाए, और ईस्ट्रोजन आपके पास फॉलिकल के डेवलपमेंट में भी बना, ये नेगेटिव फीडबैक देते हैं। अगर बहुत ज्यादा बन रहे हो, अगर ये बहुत ज्यादा बन रहे हो, इनकी इतनी जरूरत नहीं है, तो ये वापस पीछे जाएंगे ना, ये वापस पीछे जाएंगे। ये पिट्यूटरी को कहेंगे एफएसएच एलएच को बनाना बंद करो क्योंकि बहुत ज्यादा ही सिक्रीशन हो गया। तो ये नेगेटिव फीडबैक रखते हैं बेटा, ये नेगेटिव फीडबैक पिट्यूटरी पर भी रखते हैं कि एफएसएच एलएच बनाना बंद करो। चाहे ईस्ट्रोजन है चाहे प्रोजेस्टेरोन है, इन दोनों का नेगेटिव फीडबैक पिट्यूटरी के पास जाता है कि प्लीज एफएसएच और एलएच को बनाना बंद करो। और इन दोनों का नेगेटिव फीडबैक हाइपोथैलेमस के पास भी जाता है। इन दोनों का नेगेटिव फीडबैक हाइपोथैलेमस के पास भी जाता है कि आप जीएनआरएच कम बनाओगे तो अपने आप पिट्यूटरी गोनाडोट्रोपिन कम बनाएगी। तो ये दोनों को नेगेटिव फीडबैक रखता है। तो इनहिबिन का क्या काम है? इनहिबिन भी नेगेटिव फीडबैक के लिए होता है, पर इनहिबिन का जो नेगेटिव फीडबैक होता है, याद रखना, चाहे वो फॉलिकल के डेवलपमेंट से बने चाहे कॉर्पस ल्यूटियम से बने, इनहिबिन का जो नेगेटिव फीडबैक होता है वो पिट्यूटरी तक ही है। इनहिबिन का जो नेगेटिव फीडबैक है वो पिट्यूटरी तक ही है, वो कभी हाइपोथैलेमस तक नहीं जाता, वो कभी हाइपोथैलेमस तक नहीं जाता। इसलिए अगर इनहिबिन किसी ऑप्शन में मिल रहा है उसको तो पहले हटाओ, क्योंकि इनहिबिन से दिमाग में आता है ये इनहिबिट करेगा, पर याद रखना इसका जो इनहिबिटरी इफेक्ट होता है वो पिट्यूटरी तक ही जा सकता है। इसका इनहिबिटरी इफेक्ट जीएनआरएच तक नहीं जाएगा, हाइपोथैलेमस तक नहीं जाएगा, वो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ही जाते हैं। और वही आपका आंसर है यहाँ पे, वो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ही जाते हैं और वही आपका आंसर है यहाँ पे, वही आपका आंसर है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। तो ये मार्क कर लेना, प्लीज मार्क कर लेना। यहाँ पर आपने एक बहुत बढ़िया तरीके से एक एफएटी कंप्लीट कर लिया। इस ग्राफ से और इससे आप सारे क्वेश्चन मेंस्ट्रुअल साइकिल के सॉल्व कर लेंगे अगर आप ये दो चीजें ढंग से समझ जाते हैं तो। आंसर आपके पास आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको फिर से इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर बतानी है। तो LH और FSH धीरे धीरे डिक्रीज होते हैं फॉलिक्यूलर फेस में। फिर से देखो, ये रहा आपका फॉलिक्यूलर फेस, धीरे धीरे आपके LH और FSH बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि उनको फॉलिकल की डेवलपमेंट करवानी है। इनफैक्ट ओव्यूलेशन पे आके तो दोनों की पीक आती है ताकि ओव्यूलेशन हो सके। तो ये कह रहे हो कि डिक्रीज हो रहे हैं तो आप डेफिनेटली गलत कह रहे हो, और पूछ भी आपसे रहे कि गलत क्या है, तो आंसर आपके पास क्या हो जाने वाला है? ए। बाकी ऑप्शन देख लो। LH जो है वो एंड्रोजन का बनाना ट्रिगर करता है फ्रॉम द लेडिक सेल, तो वो लेडिक सेल को कह रहा है कि एंड्रोजन बनाओ, बिल्कुल सही बात है, तो दिस इज करेक्ट। FSH जो है वो सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करते हैं और फिर सर्टोली सेल आगे स्पर्मियोजेनेसिस करता है, सही बात है। LH जो है वो ओव्यूलेशन को ट्रिगर करता है। बाकी सारे ऑप्शन ठीक है, इनकरेक्ट होगा ए। ये आया था 2016 में एक और क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर आया था, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना था इनहिबिन के बारे में। इनहिबिन को ग्रैन्युलोसा सेल बनाते हैं ओवरी में और ये इनहिबिट करता है सिक्रीशन ऑफ LH को। अब देखो इसको बहुत बहुत आराम से समझना। मैंने आपको क्या कहा था कि मान लेते हैं ये पिट्यूटरी है, ठीक है, ये पिट्यूटरी है। पिट्यूटरी को दोनों हार्मोन्स बनाने आते हैं, वो FSH भी बना के देता है, वो LH भी बना के देता है। FSH भी ओवरी में जा रहा है, LH भी ओवरी में जा रहा है। जब FSH इनिशियली ओवरी में जा रहा है तो वो फॉलिकल की डेवलपमेंट करवा रहा है, फॉलिकल्स की डेवलपमेंट करवा रहा है। आप इन फॉलिकल्स की बात करो, प्राइमरी फॉलिकल है, सेकेंडरी फॉलिकल है, टर्शरी फॉलिकल है, तो सेकेंडरी फॉलिकल से जो बाहर है ग्रैन्युलोसा सेल बनने शुरू हो जाते हैं। मतलब आपके पास अगर आप सेकेंडरी फॉलिकल की बात करो, ग्रैन्युलोसा थिक होता है। तो ग्रैन्युलोसा एक्चुअली है क्या कि अगर मैं ये प्राइमरी फॉलिकल की बात करूं जिसमें प्राइमरी oocyte है, तो सिंगल लेयर का बाहर लाइनिंग है, उसे ग्रैन्युलोसा कहते हैं। अगर मैं सेकेंडरी oocyte की बात करूं कि मैंने प्राइमरी से सेकेंडरी oocyte यहाँ पर, सॉरी सेकेंडरी फॉलिकल की चलो बात कर लो, सेकेंडरी oocyte की भी मत करो, तो सेकेंडरी फॉलिकल में आप नोटिस करोगे कि ग्रैन्युलोसा जो बाहर की लेयर है ना वो थिक होती है। और याद रखना ये जो बाहर के ग्रैन्युलोसा है यही हार्मोन सिक्रीट कर रहे होते हैं, यही हार्मोन सिक्रीट करते हैं। तो कभी अगर आपसे बोला जाए ओवरियन फॉलिकल हार्मोन बना रहा है, यानी ग्रैन्युलोसा से हार्मोन आ रहा है, वो ग्रैन्युलोसा से ही आ रहा है, पहली बात तो ये क्लियर करो। तो अच्छा, ग्रैन्युलोसा से हार्मोन आ रहा है मतलब मेरे दिमाग को पता है कि ये फॉलिक्यूलर हार्मोन की ही बात कर रहे हैं, ये फॉलिक्यूलर हार्मोन की ही बात करें। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, ये फॉलिकल से आने वाले हार्मोन्स की बात करें। तो जब फॉलिकल की डेवलपमेंट होती है बेटा ओवरी में, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया ये कौन कौन सा हार्मोन बनाता है। एक ये बनाता है ईस्ट्रोजन, दूसरा ये बनाता है इनहिबिन, LH जो था वो भी ओवरी में गया था, LH भी ओवरी में गया था। LH ने ओवरी में क्या करवाया? ओव्यूलेशन। इसने क्या करवाया? ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन से कौन बना? कॉर्पस ल्यूटियम। और जो कॉर्पस ल्यूटियम बना उसने कितने हार्मोन्स रिलीज करे? 4। उसमें आपके पास ईस्ट्रोजन भी है, आपके पास प्रोजेस्टेरोन भी है, आपके पास इनहिबिन भी है और आपके पास रिलैक्सिन भी है। ये 4 हार्मोन्स है, ये 4 हार्मोन्स है, ठीक है। अब जब मैंने आपको कहा था कि ईस्ट्रोजन नेगेटिव फीडबैक देता है तो वो पिट्यूटरी को नेगेटिव फीडबैक देगा, तो वो किसके सिक्रीशन को रोकेगा? जो उसको बना रहा है बेटा।
FSH की वजह से फॉलिकल्स ने ईस्ट्रोजन बनाया। तो ईस्ट्रोजन अगर कह रहा है कि मैं बहुत ज्यादा बन रहा हूं, तो ये नेगेटिव फीडबैक पिट्यूटरी को LH के लिए थोड़ी देगा, FSH के लिए तो देगा। उसको क्या करना है LH रुक भी जाए तो, क्योंकि LH तो उसकी ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो? जो इसको बना रहा है उसे ही तो रोकेगा, किसी पराये को जाकर क्यों रोकेगा? ईस्ट्रोजन कह रहा है मैं बहुत ज्यादा बन गया, मेरे बनने को रोको, तो वो पिट्यूटरी को कहेगा LH मत बना। कोई सेंस हो रहा है इस बात का? LH से तो वो बना ही नहीं था, LH से तो वो बनेगा बाद में, कॉर्पस ल्यूटियम से बनेगा तो बनेगा। लेकिन अगर आप पहला स्टेटमेंट देखो तो कह रहे हैं कि जो इनहिबिन है, इनहिबिन भी तो सेम काम करता है, इनहिबिन भी तो सेम काम करता है, वो भी तो नेगेटिव फीडबैक दे रहा होता है। तो ये वाला इनहिबिन जो कि ग्रैन्युलोसा सेल से बना, इनहिबिन ग्रैन्युलोसा सेल से भी बनेगा, इनहिबिन कॉर्पस ल्यूटियम से भी बनेगा। लेकिन मेरा ऑप्शन क्या कह रहा है? ग्रैन्युलोसा सेल कह रहा है, जो फॉलिकल्स के पास होती है। ये जो इनहिबिन बना है ओवरी में, ये किसको इनहिबिट करेगा? LH को। भाई LH को इनहिबिट कर वो क्या करेगा? वो उसी को इनहिबिट करेगा जिसने उसको बनाया, दैट इज FSH। तो आपको ये साइकिल समझनी बहुत जरूरी है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता कि कॉर्पस ल्यूटियम का बनाया हुआ इनहिबिन, ग्रैन्युलोसा ना लिखा होता, कॉर्पस ल्यूटियम लिखा होता, कॉर्पस ल्यूटियम का बनाया हुआ इनहिबिन किसको इनहिबिट करेगा, तो वो पक्का LH को इनहिबिट कर रहा होता, क्योंकि वो उसी से बना है। ये बात समझनी बहुत जरूरी है। आई होप ये दिमाग में घुसी हो, ठीक है? तो अब ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो गया। फिर कह रहे हैं नर्स सेल, नर्स सेल कौन होती है? सर्टोली, मेल में चलेगी। अचानक से मेल और फीमेल में घूमेंगे ये, तो बहुत क्लियर होना चाहिए ये कॉन्सेप्ट। तो नर्स सेल मतलब ये मेल में चलेंगे, सर्टोली सेल की बात कर रहे हैं। तो मेल में टेस्टिस में सर्टोली सेल होती है, कह रहे हैं कि वो LH के सिक्रीशन को रोकेगी। अब ये तो भाई हमको दोबारा से रिवाइज करना ही पड़ेगा बेटा। अगर मैं आपको मेल में भी लेके चलूं, अगर हम मेल में भी चलें, तो आप जानते हो मेल के पास भी पिट्यूटरी है, मेल के पास भी पिट्यूटरी है। इस मेल के पास जो पिट्यूटरी है, ये भी LH भी सिक्रीट करती है, ये भी FSH भी सिक्रीट करती है। इसका जो LH होता है वो जाता है लेडिक सेल के पास, और लेडिक सेल को क्या कहता है? एंड्रोजन सिक्रीट करने को। और उस एंड्रोजन के सिक्रीट करने से क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटिड्स बनते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटिड्स बनते हैं। FSH जो होता है वो जाता है सर्टोली यानी कि नर्स सेल के पास, और वो नर्स सेल से क्या सिक्रीट करवाता है? सर्टेन फैक्टर्स। और साथ में कौन सिक्रीट होता है? इनहिबिन। साथ में कौन सिक्रीट होता है? इनहिबिन। ये फैक्टर्स आगे जाकर क्या करवाते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस आप किसको कहते हो? स्पर्मेटिड्स का स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होना। और इनहिबिन जो है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स भी आते हैं और इनहिबिन भी आते हैं। इनहिबिन का काम क्या है? वापस से इसको जाके रोकना, जिसने बनाया उसे ही तो रोकेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको? मैं ये कमेंट सेक्शन में भी टाइम स्टैम्प डाल दूंगी कि इस पॉइंट पे आपको FAT मिल रहा है, पर ये आपको समझना बहुत जरूरी है बेटा। अब आप देखो तो नर्स सेल इनहिबिन बनाते हैं। वो किसको इनहिबिट करते हैं? LH को। जब उसे इस इनहिबिन को LH ने बनाया ही नहीं, तो ये LH को क्यों इनहिबिट करेंगे? ये FSH को इनहिबिट करते हैं, ये FSH को इनहिबिट करते हैं, इसलिए ये भी हो जाएगा गलत। इट इनहिबिट्स, इनहिबिन इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ LH, FSH, प्रोलैक्टिन। क्या इनहिबिन FSH को रोकता है? रोकता है। अगर फॉलिकल से बनाओ, ग्रैन्युलोसा से बनाओ, तो FSH को रोकता है। अगर कॉर्पस ल्यूटियम ने बनाया हो तो LH को रोकता है। हाँ, ये दोनों को रोकता है, पर ये प्रोलैक्टिन को नहीं रोकता। वो अलग हार्मोन बन रहा है, वो ओवरी पे आ ही नहीं रहा, तो वो उसको क्यों रोकेगा? जो चीज आ ही नहीं रही उसको क्यों रोकेगा? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्रैन्युलोसा सेल। जब ग्रैन्युलोसा की बात करेंगे मतलब फॉलिकल की बात करें, कंफ्यूज मत होना। तो हाँ, फॉलिकुलर सेल बनाते हैं इनहिबिन को, बिल्कुल बनाते हैं। ओवरी में बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। क्या ये FSH के बनने को रोकता है? जी हाँ, इसका काम ही है कि प्लीज FSH के बनने को रोको, क्योंकि FSH ने ही इसको बनाया है। आई होप ये पूरा सीक्वेंस अच्छे से समझ में आया हो। नहीं समझ में आया हो तो एक बार यहाँ पर वीडियो को रोकना, 2-3 बार बैक करके देखना, लेकिन समझना ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। FSH फीमेल में क्या करता है? फॉलिकल की डेवलपमेंट करवाता है, और वो फॉलिकल ईस्ट्रोजन और इनहिबिन बनाते हैं। LH क्या करवाता है? ओव्यूलेशन, उससे बनता है कॉर्पस ल्यूटियम और 4 हार्मोन। तो ये वाले जो हार्मोन है ये LH के बनने को रोकेंगे, और ये वाले जो हार्मोन है ये FSH के बनने को रोकेंगे। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन पिट्यूटरी को भी रोक सकते हैं, हाइपोथैलेमस को भी रोक सकते हैं, लेकिन इनहिबिन कभी भी हाइपोथैलेमस को नहीं रोकता, वो सिर्फ पिट्यूटरी को रोकता है। ये सेम चीज मेल में भी याद रखना कि LH से बना एंड्रोजन वो नेगेटिव फीडबैक देगा तो LH के लिए देगा, लेकिन FSH से बना इनहिबिन वो नेगेटिव फीडबैक देगा तो FSH के लिए देगा। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हमको याद होने चाहिए, बढ़िया चीजें हैं बेटा। ये PYQ भी आपने कर लिया, आपके आधे से ज्यादा थ्योरी हो जाती है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following events is not associated with ovulation in human female? तो हमें ये कर्व याद रखना है, ओव्यूलेशन में क्या क्या होता है। ओव्यूलेशन के टाइम सेकेंडरी oocyte रिलीज होती है,
मतलब हाँ, क्योंकि ओवम बना नहीं होता तो वो रिलीज होती है। LH का सर्ज आता है तभी वो हो पाता है, और उस टाइम छोटी सी पीक एस्ट्रोजन की होती है। एस्ट्राडायोल को आप एस्ट्रोजन समझ सकते हो, तो एस्ट्रोजन कम नहीं होता बेटा, एस्ट्रोजन में डिक्रीज नहीं होता, छोटी सी पीक एस्ट्रोजन की भी होती है, अगर आपको याद हो तो। ये देखो LH की भी पीक है, FSH की भी है, थोड़ी एस्ट्रोजन की भी है, तो वो कम नहीं हो रहा, दिस इज रॉन्ग। क्या उस पे ग्राफिन फॉलिकल पूरा डेवलप हो चुका है? हाँ, पूरा डेवलप हुआ तो तभी तो ओव्यूलेशन हुआ। तो जो इनकरेक्ट हो जाएगा वो आपके पास क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसके साथ हम एंट्री करें फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन में। 2023 में यहाँ से क्वेश्चन आया था। आपको दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको असर्शन रीजन बताना है। एंडोमीट्रियम बहुत जरूरी है इम्प्लांटेशन करने के लिए ब्लास्टोसिस्ट का। ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन होता है एंडोमीट्रियम में होता है, सही बात है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट कर जाएगा। बिल्कुल, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है मतलब बच्चा आ रहा है तो कॉर्पस ल्यूटियम खुद को 3 महीने तक मेंटेन करता है जब तक कि प्लेसेंटा पूरा डेवलप ना हो जाए। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम का क्या काम है? तो वो ऑब्वियसली डीजेनरेट कर जाएगा, जिसकी वजह से फिर आपका जो है लेवल एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का कम हो जाता है, और उनका लेवल कम होते ही एंडोमेट्रियम का डिसइंटीग्रेशन शुरू हो जाता है। दोनों स्टेटमेंट जुदा जुदा है पर एकदम सही है, तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है पर दोनों सही जरूर है। आंसर होगा सी। अब जिस बच्चे ने इसमें आंसर बी सोचा था और बी लगाया होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, इसीलिए सारे ऑप्शन रीड करना जरूरी है। हमारी दिमाग में होता है असर्शन रीजन है, दोनों करेक्ट है पर उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है नहीं, तो हम बोलते हैं बी होगा। लेकिन इस ऑप्शन में बी में लिखा हुआ है कि वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसीलिए ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है बेटा। अगला क्वेश्चन देखो, रिसेप्टर्स फॉर स्पर्म बाइंडिंग इन मैमल्स इज प्रेजेंट ऑन। ठीक है, स्पर्म बाइंड करने के लिए मतलब एग से जो उसके रिसेप्टर्स होते हैं वो कहां पर प्रेजेंट होते हैं? जोना पेलुसिडा पर होते हैं बेटा। ZP3 ZP2 आपने पढ़े होंगे, जिससे ओवम उसको पहचानती है। तो बाइंड करने के लिए ओवम से जो रिसेप्टर है, क्योंकि पहचानना तो पड़ेगा ना, तो वो ऊपर वाली ओवम की ऊपर वाली लेयर पर ही होते हैं, जिसको हम कहते हैं जोना पेलुसिडा, जिससे वो स्पर्म को पहचानेगी, जिससे वो स्पर्म को पहचानेगी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए, बाकी किसी लेयर पर नहीं है। एक्सट्रूशन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी, पहली पोलर बॉडी कब बनी? आपके पास प्राइमरी oocyte था, प्राइमरी oocyte ने मियोसिस 1 किया, मियोसिस 1 किया तो उसने 2 सेल्स बनाए, एक उसने सेकेंडरी oocyte बनाया, एक उसने फर्स्ट पोलर बॉडी बनाई। लेकिन हमसे कौन सी पोलर बॉडी पूछ रहे हैं? सेकेंड। ये सेकेंडरी oocyte आगे जाता है, मियोसिस 2 करता है, मियोसिस 2 करने में ये फिर से 2 में डिवाइड होता है, एक आपके पास ओवम बनता है, दूसरा आपके पास सेकेंड पोलर बॉडी बनती है। अब तो मैं बार बार लिख रही हूँ, याद हो जाना चाहिए, तो ये इसके बारे में हमसे पूछ रहे हैं। सेकेंड पोलर बॉडी एग में से कब निकलेगी? जब पहला क्लीवेज होगा तब। नहीं बेटा, अभी तो पहले ओवम बना है, अभी स्पर्म से जुड़ेगा, फिर जाइगोट बनेगा, वो करेगा क्लीवेज, तो ये तो आसपास नहीं है। आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन, ये जो सेकेंडरी oocyte है ओव्यूलेशन में यही आया होता है, ओव्यूलेशन में ओवरी से यही निकल के आया होता है और फेलोपियन ट्यूब में वेट कर रहा होता है। जैसे ही स्पर्म आता है और स्पर्म इसको बस ऐसे टच करता है ना, मतलब उसकी एंट्री हो जाती है, यहाँ पर अंदर एंट्री हो जाती है, क्योंकि आपको एक ही स्पर्म को अलाउ करना है, पॉलीस्पर्मी को नहीं। तो ये एक स्पर्म की बस एंट्री हुई है, अभी फ्यूजन नहीं हुआ है, इसके न्यूक्लियस का और स्पर्म के न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं हुआ है, पर स्पर्म की एंट्री हो गई है, तभी ये मियोसिस 2 कंप्लीट कर ओवम में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर जब ये ओवम हैप्लॉइड बन जाता है तो स्पर्म का न्यूक्लियस और इस ओवम का न्यूक्लियस तब फिर फ्यूज करता है। ठीक है, तो आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन, याद रखिएगा आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन करते हैं, कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन एक स्पेशल फिनोमेना है जो कि फीमेल बॉडी में होता है। जब स्पर्म्स की एंट्री होती है इंसेमिनेशन के बाद, तो उनकी मोटिलिटी बढ़ाने के लिए, फर्टिलाइजेशन के चांसेस बढ़ाने के लिए उनमें और डिफरेंशिएशन करती है, वो फीमेल बॉडी की सिक्रीशन करती है, उसे कैपेसिटेशन कहते हैं। तो ये फीमेल में होता है बेटा, मेल में नहीं होता है, फीमेल में होता है। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर मैं फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस की बात करती हूं तो ये कब फीजिबल होगा? फर्टिलाइजेशन कब फीजिबल होगा? फर्टिलाइजेशन होता क्या है? ओवम और स्पर्म का जुड़ना, और वो फीजिबल तभी होगा जब दोनों एक साथ फेलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट हो। द ओवम एंड स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। ये मैंने करेक्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि 2016 में ये ऐसा ही लिखा गया था, अब इसको करेक्ट कर दिया है बुक में। अब हम फर्टिलाइजेशन को एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन नहीं मानेंगे, हमें पता होना चाहिए कि फर्टिलाइजेशन कहां पर है? एम्पुला, डायरेक्ट एम्पुला, हम उसे एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन नहीं बोलते। पर 2016 में ऐसे आया था, तब एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन ही सही माना जाता था। और दोनों पे साइमल्टेनियसली यानी कि एक साथ दोनों का पहुंचना जरूरी है,
ठीक है। एम्पुलर इस्थेमिक जंक्शन ऑफ द सर्विक्स, नहीं बेटा, एम्पुलर इस्थेमिक जंक्शन फेलोपियन ट्यूब में, सर्विक्स में नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यूट्रस में भी नहीं है, पहली बात तो याद रखना, फेलोपियन ट्यूब में है। और फेलोपियन ट्यूब में स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड इनटू वजाइना जस्ट आफ्टर द रिलीज ऑफ ओवम इन फेलोपियन ट्यूब। ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली, चाहिए तो हमें साइमल्टेनियसली, चाहिए हमें साथ, और वो भी फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होगा, एम्प्यूला में होगा, आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा, यहाँ पे 2016 में आया था। अब आप खुद देख लो, फर्टिलाइजेशन के भी अच्छे खासे क्वेश्चन है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, और गैमेटोजेनेसिस आना चाहिए। मैच करना है। मोन्स प्यूबिस क्या है? फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, तो यहाँ पर ये 3 हो जाएगा। एंट्रम क्या है? एंट्रम क्या है? ग्राफियन फॉलिकल में प्रेजेंट होता है, टर्शरी फॉलिकल में भी प्रेजेंट होता है, खैर ये तो मैं वैसे 4 से मैच कर देती हूँ। ट्रोफोएक्टोडर्म और निबर्नकन, निबर्नकन शीट आपको स्पर्म में मिलेगी, और ट्रोफोएक्टोडर्म जब एम्ब्रियो की फॉर्मेशन आप देखोगे तो आप ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास देखोगे तो वहां आपको ट्रोफोएक्टोडर्म दिखाई देगा। तो सी का हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा 2। आंसर आपके पास क्या होगा? बी। आंसर आपके पास क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। ह्यूमन फीमेल में मियोसिस 2, ह्यूमन फीमेल में मियोसिस 2 इज नॉट कंप्लीटेड अंटिल, वही बात है जब तक फर्टिलाइजेशन ना हो जाए, वैसे फर्टिलाइजेशन नहीं बोलना चाहिए था, जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म हो जाता है, पर यहाँ पर तो सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो यही मिलेगा, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैपेसिटेशन में चेंजेस किस में आती हैं? स्पर्म में। लाती कौन है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, पर आती किस में? पहली बात वो चेंजेस स्पर्म में आती है, और फर्टिलाइजेशन से पहले जैसे वो एंटर करता है ना फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, मेल का सेमाइनल प्लाज्मा या सीमेन एंट्री करता है, तो जो स्पर्म्स हैं उनकी फर्टिलाइजिंग एबिलिटी बढ़ाने के लिए ये चेंजेस उनमें किए जाते हैं, तो ये बिफोर फर्टिलाइजेशन होते हैं, ताकि फर्टिलाइजेशन को हम मेक श्योर कर सके। आंसर क्या होगा? सी होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम एंट्री करें प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, 2021 में क्वेश्चन आया था। इसमें से कौन सा हार्मोन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रीट द हार्मोन रिलैक्सिन, मैंने आपको अभी दिखाया था कि कॉर्पस ल्यूटियम रिलैक्सिन बनाता है, वो 4 हार्मोन बनाता है, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन और इनिबिन। ठीक है, तो यूट्रस में नहीं बनता, और एनसीईआरटी भी लिखती है कि ये प्रेगनेंसी हार्मोन है जो ओवरी में बनता है, तो ओवरी में इसको कौन रिलीज कर रहा होता है? कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज कर रहा होता है। आंसर हो जाएगा सी, यही मैं आपको दिखाना चाह रही थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लेसेंटा क्या है जी? तो प्लेसेंटा से हार्मोन रिलीज हो रहा है एचसीजी, ये प्रेगनेंसी के दौरान रिलीज होता है, एचसीजी, एचपीएल, ये सब प्लेसेंटा से आते हैं, तो मैं इसको 2 से मैच कर सकती हूँ। जोना पेल्यूसिडा ओवम की लेयर है, ठीक है, 3 हो जाएगा। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है वो पीनिस के लुब्रिकेशन के लिए प्रेजेंट होते हैं, 4 हो जाएगा। लेडी सेल एंड्रोजन सिक्रीट करते हैं, तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? डी। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? डी। ये तो काफी सिंपल था, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा, 2018 में आया था। जो हार्मोन प्लेसेंटा बनाती है प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए, तो एचसीजी, एचपीएल तो है ही, एचसीजी, एचपीएल तो है ही, उसके सिवा प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन लिखा हुआ है, उसके सिवा ईस्ट्रोजन, रिलैक्सिन और ऑक्सीटोसिन लिखा हुआ है। बेटा रिलैक्सिन पहली बात ओवरी में बन रहा है, प्लेसेंटा में नहीं। दूसरा जो ऑक्सीटोसिन है ना, वो बर्थ गिविंग हार्मोन है, वो प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं करता, तो उसको वैसे हटा देना। ठीक है, यहाँ प्रोजेस्टेरोन और प्रोलैक्टिन लिखा हुआ है, यहाँ प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन लिखा हुआ है, यहाँ एचसीजी लिखा हुआ है, प्रोजेस्टेरोन लिखा हुआ है, ईस्ट्रोजन लिखा हुआ है, और ग्लूकोकॉर्टिकोइड यानी कि कोर्टिसोल लिखा हुआ है। तो आप प्रोलैक्टिन के लिए इसको हटा सकते हो बेटा, वो मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन है, वो प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन में नहीं आता, तो 2 ऑप्शन आपके हट गए। अब ये और ये है, इधर इन्होंने ग्लूकोकॉर्टिकोइड रखा हुआ है, इधर एचपीएल, ऑब्वियसली आप प्रायोरिटी एचपीएल को दोगे। एचसीजी, एचपीएल, प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइन भी है, प्रेगनेंसी के दौरान आते हैं, प्रेगनेंसी मेंटेन करने वाले हार्मोन है। आंसर आपके पास क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सारे हार्मोन जैसे एचसीजी, एचपीएल, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करते हैं और सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान ही रिलीज होते हैं, उन्हें प्लेसेंटा रिलीज करिए। एक ही चीज पूछने के मल्टीपल तरीके, भेज बदल बदल के सेम क्वेश्चन आ रहा है, और सोचो यही क्वेश्चन 2025 में आ जाए तो बल्ले बल्ले हो जाएगा एकदम। अगला क्वेश्चन देखो, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है कि नॉर्मली जो इंप्लांटेशन है वो होना चाहिए यूट्रस में, अगर यूट्रस की जगह कहीं और हो जाए तो उसे हम कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो डिफेक्टिव एम्ब्रियो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, हार्मोनल इम्बैलेंस ऐसा कुछ नहीं है, एबनॉर्मेलिटी ऐसा कुछ नहीं है, बस इतना हुआ कि एम्ब्रियो यूट्रस की जगह किसी और जगह पर जाकर एम्बेड कर गया, सिर्फ उतना ही हुआ है, दैट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगला क्वेश्चन हम एंट्री करें पार्चुरेशन और लैक्टेशन में, जो कि लास्ट टॉपिक है। ये 2024 का क्वेश्चन है बेटा, ये 2024 में आया था। आपको 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं। असर्शन ए कह रहा है ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स फॉर ब्रिंगिंग अ हेल्दी बेबी। बिल्कुल, वो हेल्दी बेबी के लिए बोलते हैं ब्रेस्ट फीडिंग करवाओ। रीजन क्यों? क्योंकि जो पहला गाढ़ा दूध है जिसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं, उसमें एंटीबॉडीज हैं और वो बेबी के डेवलपमेंट के लिए भी जरूरी है, उसे रेजिस्टेंस देने के लिए भी जरूरी है। ऑफ कोर्स करेक्ट है, देखो मैं भी गलती कर रही थी तुम्हारी तरह, करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, आंसर होगा सी। और मैं पहले ऑप्शन को मैंने टिक किया क्योंकि हमारी वायरिंग ऐसे हो रखी है, पर खेल जाता है एग्जामिनर आपसे, 2024 में आया था। अब अगर मैं यहाँ पर अटेंशन नहीं होता मेरा,
कंसेंट्रेशन नहीं होता, माइंडफुलनेस नहीं होती, मैं ए लगाती आगे बढ़ती बाद में रोती सिली मिस्टेक हुई है। तो प्लीज एक्टिव बनिए, प्लीज पूरा अटेंशन लगाइए, आपने जितना पढ़ा एटलीस्ट उतना आप सही करें, सिली मिस्टेक आपसे ना हो। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, which of these is not an important component of initiation of parturition। तो पार्चुरेशन शुरू करने के लिए ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन का रेशियो बढ़ाना पड़ेगा। ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का रेशियो बढ़ाने का मतलब समझ रहे हो कि प्रोजेस्टेरॉन कम और ईस्ट्रोजन ज्यादा, और प्रोस्टाग्लैंडिन। तो बेटा इसमें तो एक ही लग रहा है विच इज प्रोलैक्टिन। देखो पार्चुरेशन मतलब बेबी को बर्थ देना है, तो बर्थ गिविंग हार्मोन चाहिए, ऑक्सीटोसिन चाहिए। इसका रेशियो बढ़ाने का मतलब समझ रहे हो, प्रोजेस्टेरॉन कम ईस्ट्रोजन ज्यादा। प्रोजेस्टेरॉन जब तक ज्यादा था उसने प्रेगनेंसी मेंटेन करके रखी थी, जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन कम होगा तो अब आप बेबी का एक्सपल्शन एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो ये भी ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन लोकल पेन हार्मोन है, वो तो इंजेक्ट भी किए जाते हैं, वो चाहिए भी, वो पेन इनिशिएट करने के लिए, लेबर पेन इंड्यूस करवाने के लिए, लेकिन दूध बनाने की अभी आपको जरूरत नहीं है पार्चुरेशन के दौरान, तो वो उसको मतलब एटलीस्ट इनिशिएशन के दौरान। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, बी। और ये खत्म हो गया लास्ट 10 ईयर के पीवाईक्यू। हमने अच्छे से सारे एफएटीज भी रिवाइज कर लिए, मैंने आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के हार्मोन्स और किस तरीके से वो फीडबैक देते हैं वो भी समझा दिया। मेल में भी दोनों हार्मोन्स हमने समझ लिए, फीमेल में भी दोनों हार्मोन्स हमने समझ लिए। मेजर क्वेश्चन वहीं से आएगा। अगर बाकी किसी एरिया से क्वेश्चन आ रहा है, चाहे वो फर्टिलाइजेशन है, चाहे वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, चाहे गैमेटोजेनेसिस है, तो बहुत सिंपल, बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं। आपको इतना पता होना चाहिए प्राइमरी oocyte और सेकेंडरी oocyte 2n होता है, और जब वो मियोसिस करता है, प्राइमरी oocyte और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2n होता है, डिप्लॉइड होता है, और जब वो मियोसिस करके सेकेंडरी बनाता है तब वो हैप्लॉइड होता है। तो एक उस क्वेश्चन का ध्यान रखना। बाकी पीवाईक्यू को भी 2-3 बार अच्छे से समझ लोगे तो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि 2025 में जो आने वाला क्वेश्चन वो आप एकदम सही करोगे। टेक केयर, आई सी यू सून। इसका पीडीएफ आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हो कहाँ मिलेगा, कोई भी पीडीएफ, चाहे चिंटू नोट्स चाहिए, चाहे आपको पीवाईक्यू चाहिए, चाहे रिकॉल चाहिए, t.me/anandmani001 टेलीग्राम चैनल है, उसको जाकर ज्वाइन करो। सारे पीडीएफ्स आपको वहीं पर मिलते हैं। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी मई 2025 तक आपको इतनी बढ़िया बढ़िया वीडियोस यहाँ पर मिलने वाली हैं जो आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज करवा देंगी। और ये लास्ट मोमेंट चीजें करके आप इन्हीं 2 महीनों में एटलीस्ट बायोलॉजी में बहुत बढ़िया सिक्योर कर लोगे और 320 के ऊपर आराम से सिक्योर कर लोगे। सो टेक केयर एंड आई विल सी यू सून।